आ गई स्क्रीन? आ गई ना स्क्रीन? चलो ठीक है। ओके, अभी जो मैं टॉपिक स्टार्ट करवा रहा हूँ, पहले मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एस आपको कवर करवाऊंगा। तो आप एक चीज याद रखना कि आपके लिए एग्जाम में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट जो पैटर्न रहे हैं, एंड मेरी भी इंस्टीट्यूट में सीएफआर से रिलेटेड बात हुई है, तो अभी भी ज्यादा आपसे जो कंटेंट है वो इसका पूछेगा, और 7 इंड एस हैं जिनमें से क्वेश्चन आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। बट इन 7 इंड एस के अंदर भी जो लिखा हुआ है वो वही है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर आप पढ़ेंगे, तो बहुत ज्यादा उसमें वेरिएशंस नहीं है। और अगर आप पॉइंट टू पॉइंट देखो या कॉन्सेप्चुअल की देखो तो बहुत कम या छोटी छोटी सी चीजें दे रखी हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। सबसे पहले AS1, अगर आपके पास नोटबुक है या जो भी लिख रहे हो साथ साथ तो लिख लेना, वरना आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड वीडियो साथ साथ रिकॉर्ड भी हो रही है, तो जैसे ही मैं इसको क्या कहते हैं ऐप में अपलोड कर दूंगा शाम तक, या फिर मे बी कल तक आपको वो मिल जाएगी। तो सारी की सारी जो भी वीडियोस हमारी क्लासेस होंगी वो रिकॉर्ड भी साथ साथ होती रहेगी। तो शुरू करते हैं हम AS1, जिसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये हमारे एग्जाम में आया हुआ है बच्चों, 2 मार्क्स का। उससे ऊपर का ये आता नहीं है, बट इसमें से 5 मार्क्स की कुछ थ्योरी पूछ सकता है। पूछ सकता है, देखो जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पूरा का पूरा कंटेंट पता होना चाहिए। तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज में सबसे पहली जो चीज हमें पढ़नी है वो ये पढ़नी है, व्हाट आर द जनरल अकाउंटिंग अजम्पशंस। तो पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है अकाउंटिंग अजम्पशंस। तो ये कहता है देयर आर 3 अकाउंटिंग अजम्पशंस। पहली अकाउंटिंग अजम्पशन होती है कंसिस्टेंसी, दूसरी अकाउंटिंग अजम्पशन होती है अक्रूवल, और तीसरी अकाउंटिंग अजम्पशन होती है गोइंग कंसर्न। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकंड टॉपिक जो बच्चों हमें इसके अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फैक्टर्स गवर्निंग सिलेक्शन ऑफ फैक्टर्स गवर्निंग सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ये अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट करते समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, या किन फैक्टर्स का या प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है। इसमें पहला कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारे पास मटीरियलिटी। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, और तीसरा है हमारे पास सब्सटेंस ओवर फॉर्म। एंड लास्ट थर्ड पॉइंट जो इसके अंदर पढ़ना है वो पढ़ना है डिस्क्लोजर्स अंडर अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिस्क्लोजर्स अंडर अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों मेरे पास कंटेंट है जिसको मैंने पढ़ना है। अब शुरू करते हैं जल्दी से अकाउंटिंग एजम्पशन से, कि अकाउंटिंग एजम्पशंस हमारे पास क्या होती है। तो अकाउंटिंग एजम्पशन कहता है कि पहली अजम्पशन है बच्चों कंसिस्टेंसी, कि कभी भी कोई बिजनेस शुरू होता है तो वो इस पर्पज से होता है कि वो हमेशा आगे के लिए कंटिन्यू करता रहेगा। कभी भी बिजनेस का एम ये नहीं होता कि उसको बंद होना है, या फिर उसको लॉसेस अर्न करने, या फिर बर्बाद हो जाना है। कभी भी किसी बिजनेस का एम ये नहीं होता है। तो अजम्पशन यही है कि अकाउंटिंग एंट्रीज करते समय या पॉलिसीज जब हम बना रहे हैं, तो पॉलिसीज हम इसी हिसाब से बना रहे हैं बच्चों कि हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। तो पॉलिसीज भी उसी के हिसाब से बनाई जाती है। दूसरा जो डिफरेंस आता है वो आता है अक्रूवल सिस्टम का। तो अक्रूवल का एक मैं आपको इसके लिए सेपरेटली कुछ बनवा देता हूं। आप ये जरूर लिख लेना बच्चों, क्योंकि ये आपके इंटरव्यू में कभी ना कभी जरूर पूछा जाएगा। तो अक्रूवल के लिए आपको याद रखना है हमारे पास अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और एक होता है बच्चों हमारे पास कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कहता है कि रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट। तो कहता है रिसीव, सॉरी नॉट रिसीव, रिकॉर्ड
when transaction happens, record all transaction irrespective of irrespective of पेमेंट और रिसिप्ट। तो कहता है इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि हम पे कर रहे हैं रिसीव कर रहे हैं, हर एक एंट्री को आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और जब आप हर एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं ना बच्चों, तो आप ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को कंसिडर करते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, हम सारे के सारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो जब बच्चों आप सारे के सारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हो, जो आपके पास डाटा बन के तैयार होता है वो एक कंप्लीट डाटा होता है। कंप्लीट डाटा, कंप्लीट डाटा के साथ साथ इसी को बच्चों हम बोलते हैं डुअल एंट्री सिस्टम। डुअल एंट्री सिस्टम क्या होता है? जब आप अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं। एंड डुअल एंट्री सिस्टम के अलावा यहाँ पे बच्चों हमारे पास रिलायबल डाटा होता है। ठीक है, कंप्लीट डाटा है तो उस पर बेस्ड हम डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, ये कहता था रिकॉर्ड व्हेन रिकॉर्ड इफ पेमेंट और रिसीट इज मेड। तो कहता है जब भी कुछ आया या गया तब आप रिकॉर्ड करेंगे। एंड बच्चों एक्चुअल में ना ये दोनों ही कॉन्सेप्ट से हम अकाउंटिंग करते हैं, बस इसके लिए हम कैश बुक बनाते हैं और इसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पी एंड एल अकाउंट जो होता है वो एक्रूअल बेसिस होता है, वेरएस कैश बुक जो होती है वो कैश बेसिस पे होती है। ये आपको जनरली पता है, लेकिन किसी बिजनेस में ये दोनों ही बनाए जाते हैं। अब आप उन बिजनेस की सोचो जो सिर्फ और सिर्फ कैश बुक बनाते हैं, बाकी सारी चीजें नहीं बनाते। तो ये कहता है कि भैया रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब पेमेंट होगा या रिसिप्ट होगा। तो यहाँ जैसे कहता था कि ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट, सारे के सारे अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग करते हैं, यहाँ ये कहता है ओनली कैश बैंक एंड पर्सनल अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड। एंड पर्सनल अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड, कहता है सिर्फ और सिर्फ कैश बैंक या फिर पर्सनल ही हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ कंप्लीट डेटा होता है और यहाँ इनकम्प्लीट डेटा होता है। ठीक है, इसको आप डुअल एंट्री सिस्टम कहते हैं, इसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। यहाँ रिलायबल डेटा होता है और यहाँ अनरिलायबल डेटा होता है। अब बच्चों मैं आपसे ये पूछता हूं कि आपने लिखा डुअल एंट्री सिस्टम सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भाई डुअल एंट्री सिस्टम में हर एक ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं? तो जरा बोल के बताओ बच्चों मुझे। सार्थक, हर ट्रांजैक्शन के डुअल में कितने इफेक्ट होते हैं? ठीक है शशांक, सिंगल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं? पक्का? सार्थक कितने इफेक्ट होते हैं? अच्छा, शिल्पी कितने होते हैं? हे भगवान, शिल्पी तुम्हें तो पता होना चाहिए था शायद। ओके, ठीक है बेटा, यहाँ पे किसी भी ट्रांजैक्शन के नील इफेक्ट्स होते हैं या फिर सिंगल इफेक्ट होते हैं या फिर डबल इफेक्ट भी हो सकते हैं। अब इसके लिए आप इसको पकड़ो कि यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट आएंगे, कैश बैंक एंड पर्सनल। अब देखते जाओ, मैं आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूं। पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1, डेप्रीसिएशन चार्ज। अगर आपने डेप्रीसिएशन चार्ज किया है, मेरे को जर्नल एंट्री बताओ क्या होती है। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू, किसको डेबिट कर देते हैं हम बच्चों? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, सही बात है। क्या यहाँ पे ये एंट्री हो सकती है सिंगल एंट्री सिस्टम पे? तो आप कहोगे सर सिंगल एंट्री में या तो आप कैश को रिकॉर्ड करोगे, बैंक को या पर्सनल को। ये दोनों ही चीजें, पहला नॉमिनल अकाउंट है दूसरा रियल अकाउंट है, तो इसकी कोई ट्रीटमेंट यहां नहीं होगी। क्लियर है? दूसरा आपने करा कि आपने एसेट परचेज करा, एसेट परचेज, जर्नल एंट्री हो गई। मान लेते हैं कोई फिक्स्ड एसेट है, कुछ भी हो सकता है बच्चों, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट किया आपने टू बैंक। अब यहां पे बच्चों अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को देखूं तो एसेट की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, लेकिन बैंक की रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो घूम फिर के कितने इफेक्ट आए? सिंगल इफेक्ट।
ठीक है ना। यहां कैसा इफेक्ट था, यहां था बच्चों नील इफेक्ट। और वहीं अगर मैं तीसरा एग्जांपल आपको दूं और मैंने लिखा है पेड टू राम, आपने राम को पे किया, पेड टू राम, जर्नल एंट्री बताइए, जर्नल एंट्री होगी डेबिट द रिसीवर टू कैश। अब राम पर्सनल अकाउंट है, ये एज इट इज पूरी की पूरी एंट्री रिकॉर्ड होगी, क्योंकि राम पर्सनल अकाउंट है और कैश अकाउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यही बात मेरे को आपको समझानी थी, जिसके लिए पूरा का पूरा मैंने चित्रहार आपके सामने बनाया कि सिंगल एंट्री सिस्टम में किसी भी एंट्री के निल इफेक्ट भी हो सकते हैं, सिंगल इफेक्ट भी हो सकते हैं, या फिर डबल इफेक्ट भी हो सकते हैं। याद रहेगी ये बात आपको? ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वापस पिछले पेज पे मैं जा रहा हूँ। एंड अगर आप कुछ मैसेज टाइप कर रहे हो तो मैसेज मत टाइप करना, क्योंकि स्क्रीन पे मैसेज नहीं आते हैं। ओके, तो अक्रूवल बेसिस आप समझ गए। नॉर्मली अक्रूवल बेसिस का मतलब होता है कि भैया कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसका इफेक्ट ले लो या फिर डुअल इफेक्ट ले लो, उसको रिकॉर्ड कर लो। और मेन जो एम है वो यही है कि हर टाइप की ट्रांजेक्शन आपकी रिकॉर्ड हो जाए। नेक्स्ट आता है बच्चों गोइंग कंसर्न। अच्छा, मैंने आपको बच्चों थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। गोइंग कंसर्न में मैंने कंसिस्टेंसी वाला आपको बता दिया, आई एम सो सॉरी। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि जब एक बिजनेस लगातार चलता रहेगा, गोइंग कंसर्न मतलब एक रनिंग कंसर्न बनेगी, बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। वेयर कंसिस्टेंसी का मतलब किसी ने टोका भी नहीं मुझे कि सर आप गलत बता रहे हो, कैसे लोग हो यार। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि एक बार आपने जो रूल्स मेथड्स पॉलिसीज जो भी कुछ यूज किया है वो सारी की सारी आपकी हमेशा एक जैसी रहे, कंसिस्टेंट रहे। उसका रीजन ये होता है कि बच्चों अगर सारे के सारे रूल्स कंसिस्टेंट होंगे ना, तो आपका जो एंड प्रोडक्ट है ना वो कंपेरेबल रहेगा, मतलब वो बहुत लॉजिकल होगा। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, सीएमए के जब फाउंडेशन के एग्जाम होते हैं तो फाउंडेशन के एग्जाम ऑब्जेक्टिव वाले होते हैं, या तो वो सही है या तो वो गलत है, किसी भी बच्चे के साथ चीटिंग नहीं होती है। लेकिन जो रिटर्न में पेपर होते हैं, कई बच्चों को लगता है उन्होंने बहुत अच्छा किया था उनके साथ कम हुआ, और किसी ने बहुत बेकार किया था उसका अच्छा रिजल्ट आ गया। तो ऐसा होता है और ऐसा हुआ भी है, सार्थक उसका एग्जाम्पल है। तो बेटा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक व्यक्ति जो चेक कर रहा है ना वो अलग तरीके से चेक करता है। उसके पास वैसे एक आंसर शीट दी जाती है कि ये स्टैंडर्ड शीट है, इसके हिसाब से आपको पेपर चेक करना है, लेकिन तब भी ये इंडिपेंडेंट उसकी जजमेंट होती है कि कितने मार्क्स देने हैं। सोचो अगर सारी शीट एक ही बंदा एक ही तरीके से चेक करे तो वो ज्यादा बेटर होगा, जहां पे बच्चे एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। अब किसी की बुक कहीं चेक हो रही है, किसी की नोटबुक कहीं और चेक हो रही है, तो ये जो परफॉर्मेंस है ना वो कंपेरेबल नहीं रहती। क्यों? क्योंकि बेसिस सेम नहीं है। तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल यही कहता है कि भाई अकाउंटिंग पॉलिसीज को जब हम बना रहे हैं ना, तो इसी तरीके से उन पॉलिसीज को बनाना है कि वो कंसिस्टेंट रहे, ताकि छोटा सा एग्जांपल बच्चों देखो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। मैं बच्चों हर साल एसएलएम ले रहा हूं 10% हर साल, तो मेरा इस तरीके से एसेट डेप्रिशिएट होगा। लेकिन मैं पहले लेता हूं, मतलब मैंने यहां कहा कि मैं सिंपली 10% एसएलएम, एकदम कंसिस्टेंट विद माय पॉलिसी। यहां मैं कहता हूं कि पहले मैं लूंगा 85% एसएलएम, फिर लूंगा 15% डब्ल्यूडीवी, फिर लूंगा 5% डब्ल्यूडीवी, और फिर लूंगा 20% डब्ल्यूडीवी। तो यहाँ पे बच्चों जो ग्राफ बनेगा ना आपका वो अजीब सा बनेगा, लाइक फ्लैट 85, फिर थोड़ा सा कम, फिर और कम, इस तरीके से अजीब सा फ्लैट। मतलब ग्राफ को देख के ना अगर पैटर्न क्लियर नहीं हुआ तो उस ग्राफ का कोई मतलब नहीं है। अगर ग्राफ में कभी भी पैटर्न ना मिले तो बच्चों समझ लेना आप कि उस पर्टिकुलर चीज में कोई पैटर्न नहीं है। और पैटर्न बनाने के लिए आपको चीजों को कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये था, टू बी कंसिस्टेंट विद रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज। नेक्स्ट आता है बच्चों फैक्टर्स गवर्निंग सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि अगर मुझे अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करना है तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का मतलब हो गया कि जो चीज जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी अकाउंटिंग के टर्म्स में हो या फिजिकल टर्म्स में आपको उतनी ज्यादा केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस कहीं ना कहीं उससे इफेक्ट होगा। और अगर आपने उस मटेरियल आइटम का ध्यान नहीं रखा तो एडवर्सली इफेक्ट होगा। तो यहां मटेरियल वर्ड का मतलब आता है इंपॉर्टेंट। आप ना बच्चों किसी भी बिजनेस को देख लो, हर एक बिजनेस के लिए ना उसका जो प्लांट है, हर एक बिजनेस के लिए उसका प्लांट एक मटेरियल आइटम है। ठीक है, मटेरियल मतलब सबसे इंपॉर्टेंट।
क्योंकि बिजनेस का चलने का रीजन क्या है बच्चों? बिजनेस का चलने का रीजन है सेल। सेल से प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट इज द ओनली रीजन जो बिजनेस को चलाता है। अगर बिजनेस को प्रॉफिट ही नहीं होगा तो बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता। सेल के लिए क्या जरूरी है बच्चों? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है? प्लांट। तो प्लांट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइटम होता है या सबसे मटेरियल आइटम है। अब काफी सारे बच्चे कहते हैं सर मटेरियल आइटम है तो मैं मतलब मटेरियल आइटम की हमें रिकॉर्डिंग करनी है, तो दिस इज रॉन्ग बच्चों। मटेरियल आइटम की रिकॉर्डिंग करनी है इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मटेरियल आइटम की केयर करनी है इज द राइट स्टेटमेंट। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि भाई जो चीज इंपॉर्टेंट है ना उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। इवन जब आप ऑडिट आपने पढ़ा होगा, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, जब आप पढ़ रहे होंगे वहां पे ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बार मिलेगा कि ऑडिटर को ध्यान रखना है कि जो भी मटेरियल आइटम है उसका ट्रीटमेंट तो सही से ले रहे हैं ना, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो बच्चों प्लांट का किस तरीके से आप याद रखना बच्चों, जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है ना उनमें हर महीने में 1 से 2 बार प्लांट का मेंटेनेंस किया जाता है। मतलब 2 दिन तो हम इसीलिए काम बंद रखते हैं ताकि प्लांट को मेंटेन कर सके। क्यों कर रहे हैं? तो ये एक केयर करने का ही तो तरीका है ताकि प्लांट लगातार चलता रहे। सिमिलरली अगर मैं उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करता हूं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में भी मैं देखता हूं क्या उसका डेप्रिसिएशन मैंने सही से लिया है, उसके मेंटेनेंस के खर्चे को क्या मैंने कैपिटलाइज तो नहीं किया है। तो क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो उससे रिलेटेड मैंने करी हुई है। क्योंकि अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में भी अब मैंने कुछ गड़बड़ कर दी होगी इसके, तो फिर मेरी जो बैलेंस शीट है वो एक गलत या फिर ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे पाएगी। ये होता है बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब एक तरीके से होता है आप इंटेलिजेंट बोल सकते हैं, वर्ड टू वर्ड इंटेलिजेंट नहीं होता, लेकिन यहाँ इस प्रिंसिपल का मतलब है बीइंग इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट कैसे माना जाएगा बच्चों किसी को? तो जब कहता है कि इन अकाउंटिंग, कहता है अकाउंटिंग में ना आप हमेशा अपने लॉस को पहले ही कंसिडर कर दो। तो प्री कंसिडरिंग द लॉसेस, और जितने भी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स है, मतलब भविष्य में अगर कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसको आप इग्नोर करो क्योंकि प्रॉफिट आएगा ही आएगा, कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन आपके जो नुकसान होने वाले हैं बच्चों तो पहले ही कंसिडर करो, उनके अगेंस्ट आप कुछ रिजर्व्स बना लो, कुछ प्रोविजंस बना लो, ठीक है, उनको कम करने की कोशिश करो। तो एक समझदार बिजनेस का यही, समझदार जो मैनेजमेंट है उनका यही काम है कि वो पहले रिजर्व्स एंड प्रोविजंस बना लेते हैं। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं ना, तो इसका पहला एग्जांपल हो गया बच्चों प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये आपको पता है कि जितने भी हमारे डेटर्स हैं कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि कुछ डेटर्स पैसे नहीं देंगे टाइम पे। तो अगर वो पैसे नहीं देंगे तो पहले ही मैं क्या करता हूँ, डेटर्स को कम कर लेता हूँ। मैं पहले ही मान लेता हूँ कि मेरा एसेट कम का है, अब उससे जब भी पैसा मिलेगा तो कम ही मिलेगा। लेकिन अगर ज्यादा मिल गया तो आप इसको दोबारा से अगले साल क्रेडिट कर देते हैं, मतलब इनकम दिखा देते हैं। आपने पहले प्रॉफिट में से कुछ कम कर दिया ये मान के कि आपका एक नुकसान हो चुका है, बट ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी है बच्चों, दिस इज अ प्रोबेबल एक्सपेंस, ऐसा भी हो सकता है कि ना हो। सिमिलरली आप ना बच्चों अभी AS7 पढ़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7, ये भी मैं आपको डिटेल में कराऊंगा, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जब हम करेंगे बच्चों तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में हम ये बात पढ़ेंगे कि जितना भी प्रॉफिट होता है बच्चों, पहली बात तो उसको नोशनल प्रॉफिट कहते हैं, और उस नोशनल प्रॉफिट का एक हिस्सा कहाँ चला जाता है, हम रिजर्व फॉर कंटिजेंसी, रिजर्व फॉर कंटिजेंसी इसमें डाल देते हैं। रिजर्व फॉर कंटिजेंसी क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं बच्चों वो बहुत लंबे लंबे समय के लिए होते हैं, और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहुत लंबे समय के लिए हो रहे हैं तो उससे ऐसा भी हो सकता है कि 5 साल के लिए चल रहा है, मुझे ऐसा लगे कि पहले साल में प्रॉफिट हो गया लेकिन दूसरे साल में चीजों में इन्फ्लेशन आ जाए, इन्फ्लेशन आने की वजह से आपके इनपुट महंगे हो जाएंगे। तो उस महंगाई से बचने के लिए, उस नुकसान से बचने के लिए हम पहले ही कुछ हिस्से को जो प्रॉफिट का है उसको रिजर्व फॉर कंटिजेंसी में डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज और आपको बताऊं कि बच्चों हम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर रहे हैं ना, ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने का कुछ एम है। जैसा पहला एक एम होगा बच्चों रिप्रेजेंटेशन, कि मैं कोई भी अकाउंट बनाऊंगा तो वो किस तरीके से बनाऊंगा। जैसे AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। दूसरा
डिस्क्लोजर्स कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो मुझे डिस्क्लोज करनी होती है। अब डिस्क्लोजर से रिलेटेड जैसे AS1 है, डिस्क्लोजर से रिलेटेड है। उसके बाद आपके पास आ जाता है हमारे पास AS18 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, वो भी डिस्क्लोजर से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू है, एक होता है रिकॉग्निशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, वो सारे के सारे रिकॉग्निशन में, चाहे आप रेवेन्यू को रिकॉग्निशन करो या अपनी कॉस्ट को, किस लेवल पे रिकॉग्नाइज करके आप उसको मेजर करोगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एम है जिसकी वजह से हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब AS7 पढ़ेंगे उसका मेन रीजन है रिकॉग्निशन, कि कब आप उसकी इनकम को इनकम मानोगे। AS9 रिकॉग्निशन। इसी तरीके से आप बोरोइंग कॉस्ट पढ़ते हैं कि बोरोइंग कॉस्ट की क्या रिकॉग्निशन है, क्या ट्रीटमेंट होती है, या क्या मेजरमेंट होता है। तो ये कुछ बेसिक एम्स है बच्चों, इस वजह से आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये बात हमने करी थी प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस की। तो प्रूडेंस का क्या मतलब हुआ बच्चों? प्रूडेंस का मतलब हुआ कि आप हमेशा अपने लॉसेस को पहले कंसिडर करेंगे एंड अपने प्रॉफिट्स को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बच्चों सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का क्या मतलब होता है? हमेशा ना जो फिजिकल आइटम है, जो फिजिकल सब्सटेंस है, कहता है जो फिजिकल सब्सटेंस है ना, आप इसको कंसिडर करो। उसकी जो फॉर्म है, फॉर्म का मतलब हो गया बच्चों उसका लीगैलिटी, इसको आप इग्नोर करो। ठीक है, क्या बोला कि फिजिकल जो फॉर्म है ना उसको देखो, उसकी लीगैलिटी को इग्नोर करो। अब यही मैं आपको एग्जांपल देता हूं बच्चों। आपने सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा होगा, डेप्रिसिएशन का सेक्शन। वहां पे आपसे कहता है कि आपके पास अगर कोई मशीनरी है तो आप उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ओन्ड है मशीनरी, रेंटेड है मशीनरी, या फिर लीज पे है, या फिर कोई और रीजन। अगर आप एसेट को फिजिकली आपके पास है, आप यूज कर रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस के लिए उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो आपने खरीदी हुई है या आपकी ओनरशिप के अंडर है या नहीं है। तो इस बात को आप याद रखना बच्चों। इसी को बोलते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कि जहां हम उसके लीगल चीज को ज्यादा महत्व नहीं देते हुए हम उसकी जो यूजिंग या फिर जो फिजिकल उसकी फॉर्म है उसको ज्यादा वेटेज देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों इसमें डिस्क्लोजर। तो डिस्क्लोजर में हमारे पास क्या क्या डिस्क्लोजर होते हैं इसमें? तो सबसे पहले कहता है कि ऑल अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिस्क्लोजर में क्या क्या डिस्क्लोज करना है बच्चों? कहता है ऑल अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो सब की सब डिस्क्लोज करो। उसके बाद चेंजेस इन AP, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, कहता है अगर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज आता है तो उसको भी आप रिकॉर्ड करोगे। अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज के साथ साथ बच्चों चेंज इन अमाउंट, चेंज इन अमाउंट ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को चेंज किया होगा बच्चों, तो आपके एसेट की वैल्यू या तो ऊपर नीचे होगी या फिर डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऊपर नीचे होगा। तो अगर आपने कोई पॉलिसी चेंज करी है तो उससे क्या क्या अमाउंट पे डिफरेंस आ रहा है वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो ये हो गए हमारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, और इसी के साथ तो मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 फिनिश हो गया। तो ब्रॉडली तो सिर्फ 3 टॉपिक्स हमने इसमें पढ़े हैं: अकाउंटिंग assumption, factors governing selection of accounting policies, and disclosure under accounting policies। बड़े नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बच्चों हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 जब मैं आपको करवाऊंगा तो आपको ध्यान रखना है, हमारे एग्जाम में बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 से भी क्वेश्चन आ रखा है और AS13 से भी क्वेश्चन आ रखा है। तो पहले मैं आपको 2 करवा दूं, 2 के साथ साथ ही फिर मैं आपको 13 कराऊंगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज में आप पढ़ेंगे कि इन्वेंट्रीज 3 टाइप की होती है।
ब्रॉडली बच्चों तीन टाइप की होती है, जिसमें हमारा होता है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। इसके अलावा बच्चों और भी होती है। जब आप ना इसमें कंपनी में शेड्यूल पढ़ेंगे, कंपनी के जब शेड्यूल्स पढ़ेंगे तो वहां पे आप पढ़ेंगे कि कंज्यूमेबल्स को भी माना गया है। कंज्यूमेबल्स के साथ साथ स्पेयर्स को भी माना गया है, स्पेयर्स एंड पार्ट्स को। एंड इसके अलावा एक और चीज है, अभी याद नहीं आ रहा, बट ये जो चीजें होती है ना कंज्यूमेबल स्पेयर, ये बहुत कम अमाउंट में होते हैं, बहुत कम जगह लेते हैं, इसीलिए हम इसको डायरेक्टली अपनी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं मानते। क्योंकि जब अमाउंट ही छोटा लग रहा है तो आपको कोई इसमें लड़ना नहीं पड़ता कि कैसे वैल्यूएशन करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन जो डेली बेसिस पे आप हजारों लाखों किलो यूज कर रहे हैं रॉ मटेरियल, उसी से डब्ल्यूआईपी बना, उसी को फिनिश गुड बनाए जिसकी हम आगे सेल करेंगे, तो इनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो वैल्यूएशन करते समय याद रखना है बच्चों आपको, आप इन्हें हमेशा ऑन कॉस्ट और एनआरबी, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उस पे हम इनको मेजर करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो हमें भी पता है कि स्टॉक शुड बी वैल्यूड ऑन कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, ये बात तो आपको भी पता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो बात है ना कि लोअर पे हम रिकॉर्ड करते हैं, इसका जो रीजन है आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है कि विच प्रिंसिपल, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल डायरेक्ट्स वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, कौन सा है जो डायरेक्शन देता है वैल्यूएशन इन्वेंट्री को, तो वो प्रूडेंस प्रिंसिपल है। प्रूडेंस प्रिंसिपल यही कहता है कि भविष्य में अगर नुकसान होने वाला है ना तो पहले उसको कंसिडर करो। नॉर्मली अगर मैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलूं तो बच्चों मुझे हर चीज कॉस्ट पे रिकॉर्ड करनी चाहिए कि मुझे कितने की पड़ी। बट ऐसा हो सकता है कि कॉस्ट मेरी चीज की 10 रुपए हो और मार्केट में वो चीज किसी रीजंस की वजह से 6 रुपए की मिले, या 6 रुपए की ही बिक सकती है मार्केट में। तो मैं अगर कॉस्ट पे रिकॉर्ड करता हूं, कल को जब मार्केट पे ले जाऊंगा तो 6 की सेल करूंगा, फिर 4 रुपए का लॉस मैं रिकॉग्नाइज करूंगा। तो ये कहता है कि आप पहले ही अपने उसको 6 रुपए पे रिकॉर्ड करो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, ताकि भविष्य में 6 का ही सेल करें और आपको लॉस नहीं रिकॉग्नाइज करना पड़े। तो यही कहता है कि कुछ भी नुकसान होने वाला है आप उसको पहले ही रिकॉर्ड कर लो। ठीक है बेटा। अब अ, 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 अब सवाल ये होता है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कुछ बना रहे हैं और मार्केट में वो सस्ता पड़ रहा है। ऐसा होता है बच्चों, कभी कभी ना मार्केट में ऐसी ऐसी सिचुएशंस होती है कि चीजें ना अपनी कॉस्ट से बहुत ज्यादा कम चली जाती है। जैसे ना मैं आपको एक कौन सी कंट्री थी वो, इसराइल के बाजू में है, ईरान नहीं है, कोई कंट्री थी बच्चों, एक गल्फ कंट्री थी, उसी का एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जो गल्फ कंट्री थी ना बच्चों, इसने कहा कि हमसे पर बैरल ऑयल ले लो। अभी भी पता है आपको, ऑयल तो बैरल के हिसाब से ही आता है इंटरनेशनल मार्केट में। तो उन्होंने कहा कि पर बैरल ऑयल भी ले लो और हर एक बैरल ऑफ ऑयल पे आप हमसे $20 भी ले लो। अब सोचो बच्चों कि क्या कोई इतना अच्छा व्यक्ति हो सकता है, आपको ऑयल भी दे रहा है और आपको ये भी दे रहा है, डॉलर भी दे रहा है। तो ये तो आपको समझ आ रहा है कि वो ऑयल के पैसे नहीं ले रहा, उल्टा हमें दे रहा है, तो मार्केट वैल्यू तो उसकी कम हो रखी होगी, या फिर मार्केट डिमांड कम हो रखी होगी। तो ये तो चीज होती है कि मार्केट में किसी रीजन की वजह से, जैसे हो सकता है कि हमारा प्रोडक्ट ही खराब है, या मार्केट में कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट हुई है जिसकी वजह से प्रोडक्ट अब रिजेक्ट हो चुका है। जैसे आप नोकिया के फोन देखिए, फोन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ ना तो नोकिया के फोन को किसी ने नहीं पूछा। और उस टाइम पे नोकिया को यही लगता था कि उनका स्टॉक तो बहुत तगड़ा है, लेकिन फिर जब कम कम में सेल होता रहा तो उनको इस वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। फिर उन्होंने भी अपना सारा का सारा स्टॉक ऑन कॉस्ट रिकॉर्ड करा, और कॉस्ट मुंह के बल जाके गिर पड़ी थी, जिसकी वजह से वो अपनी बेसिक कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे थे। और जब भी कोई भी कंपनी अपनी बच्चों बेसिक कॉस्ट नहीं रिकवर कर पाती तो वो नुकसान में चली जाती है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ बच्चों, फिनलैंड की कंपनी है नोकिया। और फिनलैंड में एक जैसे ना यहाँ पे नैनीताल है, ताल मतलब झील, एक झील है फिनलैंड में जिसका नाम है नोकिया। उस नोकिया की झील के नाम पे नोकिया के फोन का नाम पड़ा था। और नोकिया के फोन के सेट जब बर्बाद होने लग गई कंपनी, पहले एक टाइम पे आपको पता है फिनलैंड का जितना जीडीपी था उतना अकेला ये नोकिया कमाती थी। सोचो, पूरे कंट्री की जीडीपी के बराबर ये इसकी मार्क फोनों की सेल थी, बट टेक्नोलॉजी इसने नहीं एक्सेप्ट करी, पिट गया। पिटने की वजह से बहुत बुरा ये चले गए, और नोकिया को किसने फिर एक्वायर कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। तो माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को फिर एक्वायर कर लिया। खैर ये पुरानी बात है, मैं आपको ये बता रहा था
क्या बच्चों ऐसा हो सकता है कि कोई कह रहा है कि भाई मेरे से ऑयल भी ले लो और पैसे भी ले लो? बताओ मुझे आप लोग, किस सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल है? अरे कहाँ चले गए सब? हाँ कुछ बता रहे हो? चलो ठीक है, समय ज्यादा लग रहा है, मैं ही बताता हूँ। तो बेटा याद रखना, ऑयल की जरूरत किस लिए पड़ती है? ऑयल की जरूरत पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो आप कहोगे सर ये तो बड़ी नई बात बता दी आपने। लेकिन सोचो बच्चों, अगर ट्रांसपोर्टेशन ही ना हो, आपको याद है ना एक टाइम ऐसा हुआ था जब कोरोना आया था। तो जब कोरोना आया था तो ट्रांसपोर्टेशन तो ऑलमोस्ट बंद ही हो गया था, सारी रोड खाली। और मतलब आपने वो सुना ही होगा कि एक जगह है यहाँ पे यूपी में, वहां से हिमालय की पहाड़ी दिखने लग गई थी, सहारनपुर से हिमालय दिखने लग गया था। इतना ज्यादा पॉल्यूशन कम हो गया था उस टाइम पे। तो जब कोरोना हुआ तो लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन करना बंद कर दिया। अब ये जो गल्फ कंट्रीज है बच्चों, ये ऑयल एक्सट्रैक्ट करके कहाँ रखती हैं? अपने वेयर हाउसेज में रखती हैं, बट इनके वेयर हाउस की भी एक कैपेसिटी होती है। अब अगर वेयर हाउस में जितना कैपेसिटी है उससे ज्यादा ऑयल होगा ना, तो उस ऑयल को रखने के लिए इनके पास पर बैरल की ₹50, $50 की कॉस्ट आ रही थी। तो इन्होंने कहा कि भाई ₹50 की डॉलर की कॉस्ट आती है अगर मैं रखूंगा। एंड ऑयल की एक्सट्रैक्शन ऐसा है ना बच्चों, कि वो होती रहेगी, आप उसे ना बंद नहीं कर सकते। तो ऑयल की एक्सट्रैक्शन भी बंद नहीं कर सकते, और आपको वेयर हाउस करना है, मतलब उसको रखना भी है, रखने की कॉस्ट ज्यादा है। तो इसीलिए उन्होंने कहा इंटरनेशनल मार्केट में कि भाई हमसे ऑयल भी ले लो और पैसे अलग ले लो हमसे, ताकि ये देख रहे हो उनकी कॉस्ट कितने से कम हो गई, उनकी ₹30 से कॉस्ट सेविंग हो गई। तो ये होता है समझदारी वाला काम। बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए ये नहीं हुआ था, बट इंटरनेशनल मार्केट में करीबन करीब 2 से 4 वीक तक ये हुआ था, जो किसी किसी कंट्री ने ऑफर किया था। एग्जैक्ट तो मेरे को भी पता नहीं है, $20 था या $10 था, लेकिन ये पूरा हुआ था ऐसा केस। तो यहां से हमें पता चलता है कि कभी कभी सिचुएशन खराब होने की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है बच्चों, वो मार्केट में थोड़ा ज्यादा सस्ता जा सकता है। तो हम पहले ही उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, उस पे जो भी नुकसान है उसको पहले ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो चलो जल्दी से हम एक एग्जांपल करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ बच्चों, मैं आपको 3 ABC मेरे पास रॉ मटेरियल है, उनकी कॉस्ट देता हूँ ₹100, ₹100, ₹100। और आपको उनकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू देता हूँ ₹100, ₹90 और ₹110। और आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज देयर वैल्यू एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। तो आपको पता बच्चों, कॉस्ट एंड एनआरबी विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे तो दोनों ही 100 है, 100 ले लेंगे। यहाँ पे 90 लोअर है और एनआरबी पे रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पे 100 लो है एंड कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो रहा है। एंड टोटल वैल्यू एज पर AS2 इज ₹290। और इस टाइप का क्वेश्चन 4-5 मार्क्स का आपके एग्जाम में आ रखा है। तो आप ये नहीं कह सकते सर ये तो इतना आसान है, एग्जाम में कैसे आएगा? क्योंकि बच्चों हमारे एग्जाम का पैटर्न ही ऐसा है कि आपको ऑलमोस्ट 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो एवरेज होते हैं। 25% ऐसा होता है जो आपके तोते उड़ा देता है, और 25% ऐसा होता है जो बहुत ही लो या फिर कहते हैं इजी होता है। तो उस इजी में इसी तरीके के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं। चलो बच्चों, ये तो हो गया मेरे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, जहां पे आपने देखा कि कॉस्ट या एनआरबी विच एवर इज लोअर उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13 की, जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ये है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। कि इन्वेस्टमेंट्स को कैसे मेजर किया जाता है। तो आपको पहले ये चीज याद रखनी है बच्चों की, इन्वेस्टमेंट्स में ना हम जिस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं वो एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल एसेट की बात कर रहे हैं। याद रखना फाइनेंशियल एसेट का क्या मतलब है। फाइनेंशियल एसेट का मतलब ये हो गया, जो पर्सन 1, जो P1 है उसके लिए एसेट होता है, और जो पर्सन 2 है उसके लिए वो लाइबिलिटी होता है। तो ऐसा कोई एसेट जो मेरे लिए एसेट है लेकिन आपके लिए लाइबिलिटी है, वो एक फाइनेंशियल एसेट हो गया। अगर मैं इसका जस्ट ऑपोजिट सिंपल या नॉर्मल एसेट की बात करूं, तो मेरा फर्नीचर जो मेरे लिए एसेट है किसी के लिए लाइबिलिटी नहीं है। मेरा प्लांट, मेरा फोन, ये सारी की सारी चीजें। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर हैं, तो ये जो शेयर है बच्चों ये क्या है? रिलायंस कंपनी के शेयर। ये मेरा एसेट है, लेकिन रिलायंस कंपनी के बैलेंस शीट में वो कैपिटल या लाइबिलिटी साइड पे आते हैं। क्लियर है बात?
तो ये कहता है बच्चों आपके पास कि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, या तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है बच्चों जहां पे आपको कॉस्ट या मार्केट वैल्यू, इनमें से आप किसी एक में रिकॉर्ड करोगे विच एवर इज लोअर। तो याद रखना बच्चों, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मेजरमेंट वैसा ही होता है जैसा इन्वेंट्रीज का मेजरमेंट होता है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। वेयर एज अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म की, तो बच्चों जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है इनको हमेशा ऑन कॉस्ट मेजर किया जाता है। एंड ये भी बच्चों आपके एग्जाम में ऐसा भी, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आ रखा है जहां पे लिखा था आपको कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, एक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आया था, फिर आपको दे रखी थी उसकी कॉस्ट एंड उसकी मार्केट वैल्यू। इसे मान लेते हैं 100 100 100, 290, 150, 30, 80, 180। ठीक है, इस टाइप से मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा था। तो आपको जब इसको वैल्यू करना है, वैल्यूएशन एज पर AS 13, तो याद रखना यहाँ तो वैल्यू करना है, लेकिन नीचे लिखना भी पड़ेगा आपको कि अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट measured on cost or market value whichever is lower, and long term investments are always measured on cost। तो जैसे पहली बच्चों लॉन्ग टर्म है, हमेशा किस पे करेंगे हम, हमेशा हम इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, तो 100 से कॉस्ट पे आ जाएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लोअर, तो 90 पे हम इसे रिकॉर्ड करेंगे मार्केट वैल्यू पे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 100 की कॉस्ट है बच्चों, और उसके बाद 150 हो गया मार्केट वैल्यू, तो आप किस पे करेंगे, ऑलवेज ऑन कॉस्ट। लॉन्ग टर्म 130, अब आपको लग सकता है सर 30 का, मैं 30 पे आप नोट करो, लेकिन हम इसे कितने पे करेंगे, हम ऑन कॉस्ट ही करेंगे। उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लोअर 80, अच्छा ये मैं 180 कर रहा था, विच एवर इज लोअर 100। क्लियर है पॉइंट किसका, ये मैंने 180 कर दिया था। लास्ट का क्या, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है विच एवर इज लोअर 100 लोअर है, ये भी शॉर्ट टर्म है विच एवर इज लोअर 80। ये लॉन्ग टर्म है ऑलवेज ऑन कॉस्ट, और लॉन्ग टर्म ऑलवेज ऑन कॉस्ट, मतलब मार्केट वैल्यू को देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बच्चों लॉन्ग टर्म है ना, तो आपको ऐसा लग सकता है कि सर टेक्निकली अगर हम प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस को फॉलो कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को तो यहाँ 30 रुपए में रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कह रहा है कि वो तो कह रहा है कि लॉन्ग टर्म को कॉस्ट पे ही करो, बट प्रूडेंस प्रिंसिपल कह रहा है कि भैया 30 पे करो। यही, ये बात तो सही है ना, प्रूडेंस प्रिंसिपल तो पहले ही कहता है लॉस को कंसिडर करने के लिए। पर आपको बच्चों एक चीज समझनी है कि हमारी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करते हैं। लॉन्ग टर्म में ना हर एक चीज आपको प्रॉफिट देके जाती है। जैसे ना मैं अभी आपको एक कंपनी का एग्जांपल देता हूँ, क्या नाम है उसका, जेड से नाम है बच्चों। आपने रेड टेप का तो नाम सुना ही होगा, रेड टेप का नाम सुना है ना बच्चों, इसके ब्रांड के शूज आपने देखे होंगे, लिए भी होंगे। कंपनी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जेड से उस कंपनी का नाम आता है, मेरे को अभी पता नहीं क्या नाम है, जेड से उस कंपनी का नाम है। तो ये कंपनी ना ढेर सारे लेदर प्रोडक्ट्स बनाती है। तो लेदर प्रोडक्ट्स में याद रखना, लेदर प्रोडक्ट में इनका जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, जो ब्रांड भी बना रखा है, वो है रेड टेप। रेड टेप इनका ब्रांड है, और रेड टेप के अलावा इनके पास लेदर प्रोडक्ट के बाद और भी बहुत सारे जैसे हैंडबैग्स और ये सब होता है वो भी है। तो जब तक ये बच्चों जेड कंपनी थी ना, तो जेड कंपनी ने, ये हाल ही का कॉन्सेप्ट है, इसको आप जरूर देखना। जेड कंपनी मतलब वट एवर द नेम इज, रेड टेप का देखना ओनर कंपनी कौन है। तो इस कंपनी का एक शेयर जहां तक मुझे लगता है शायद 150 रुपए या 500 रुपए का था। मैं फिलहाल एक रफ फिगर ले लेता हूं आपको समझाने के लिए, इतने का एक था। उसके बाद जब देखा ना कि भाई ये रेड टेप तो बढ़िया चल रहा है, तो जेड ने रेड टेप को अलग कर दिया। और यही सारे क्वेश्चन बच्चों प्रैक्टिकली आपने डीमर्जर पढ़ा हुआ है, जब हमने अकाउंटिंग एंट्रीज करी थी,
ये 31 मार्च या 28 मार्च की बात है जब ये दोनों कंपनी आपस में डीमर्ज हो चुकी हैं। तो डीमर्ज हो चुकी हैं तो यही 150 का जो शेयर है मेरे ख्याल से उसमें से 15 से 20 रुपए का शेयर अब जेड कंपनी का होगा और 135 140 का शेयर रेड टेप कंपनी का होगा। रेड टेप अपना आईपीओ दोबारा निकालेगा, वैसे आईपीओ तो नहीं होगा, वही जो कुछ शेयर है ना, जैसे 150 का एक शेयर मेरे पास था, अब एक शेयर इस कंपनी में हो जाएगा, एक शेयर मेरा इस कंपनी में हो जाएगा। लेकिन अब अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो दिस इज द राइट टाइम। खैर मैं भूल जाता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट की क्लास नहीं ले रहा हूँ, मैं तो दूसरी क्लास ले रहा हूँ। क्लियर है बच्चों? डी मर्जर का एकदम लाइव केस है, आपको जरूर देखना है इसको। चलो, तो ये फिलहाल मैं यही बता रहा था, सोचो कि आपके पास एसेट था जेड कंपनी के नाम से, तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को अभी तक अपनी बुक वैल्यू 100 रखी होगी। सोचो बच्चों को बुक वैल्यू या कॉस्ट से मार्केट वैल्यू सीधा 15 रुपए हो जाए, तो आपको तो नुकसान रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, लॉन्ग टर्म है, थोड़ा सा और होल्ड करो, थोड़ा और आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारे पास शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है उन्हें कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे करते हैं, लॉन्ग टर्म को आप हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 कैश फ्लो है। ये बच्चों मैं आपको अभी नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये पूरा का पूरा मेरे को आपको टॉपिक ही करवाना है, तो कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं आपको करवाऊंगा। कैश फ्लो करने का आपको फायदा होगा कि आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़े बहुत आपका एसपीएम बीबीए में वहां इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ठीक है, याद मत, ये मत सोचना कि पूरा का पूरा क्वेश्चन ही आपको एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है, AS3 के बाद बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7। 7 करवा देता हूँ। 4 और 5 बहुत छोटे छोटे से हैं, छोटे वाले सारे मैं एक साथ करवा दूंगा आपको, लेकिन जो अभी एग्जाम में आएंगे वो मैं पहले करवा रहा हूँ। तो जैसे फर्स्ट था सेकंड था एग्जाम में आ रखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर जो 7 है बच्चों, इसका एग्जाम में आने के चांसेस कम है। बट कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो ना आपको रिकॉग्निशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी जरूरी है। तो यहाँ पे बच्चों मैं उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम लिख देता हूँ जो मैं आपको बाद में करवाऊंगा। 6 के बाद 7 अभी करवा रहा हूँ, 8 तो है ही नहीं, 9 अभी करवाना पड़ेगा। AS10 इसको हम इंडेस में पढ़ेंगे डीपली, तो यहाँ नहीं पढ़ना। AS11 अभी पढ़ेंगे, अच्छा 11 तो पढ़ना ही है। AS12 पढ़ना है, AS13 पढ़ा दिया है। 14th हमें इंडेस से करना है, तो 14th जो हो गया बच्चों वो इंडेस से हो गया। 15th जो हो गया वो भी इंडेस से हो गया। 16th मुझे पढ़ाना पड़ेगा, 17 18 19 20 21। चलो ऐसा करते हैं, जैसे जैसे आएगा तब देखते हैं। तो AS7 की बात करते हैं, इसका नाम होता है बच्चों कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से आप क्या समझते हैं? तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया बच्चों हमारे पास कि हम ना जो बना रहे हैं, जो लाइक बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग के अलावा हम रोड्स बना रहे हैं या फिर डैम्स बना रहे हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन की आप बात करते हैं। तो आप कहेंगे कि सर इसके लिए क्यों एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया? तो बच्चों नॉर्मली ना इन चीजों को बनने के लिए बहुत लंबा समय लगता है, कभी कभी तो 5 साल 7 साल 10 साल भी लग जाते हैं। तो सोचो अगर आपने 1/4/2018 को काम हाथ पे लिया है, 1/4/2019, 1/4/2020, 1/4/2021, 1/4/2022, मान लेते हैं बच्चों आपके पास टोटल इस काम को करने में 4 साल लग गए हैं। तो आपको पता है इस दिन आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट का एक प्राइस होता है कि भाई इतने रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट है, एंड कॉन्ट्रैक्ट ही कहता है कि ठीक है मैं ये पे करने को तैयार हूं, आप बनाओ मेरे लिए बिल्डिंग। तो बच्चों बिल्डिंग ऐसे तो है नहीं इसी दिन बन जाएगी। तो अगर इसी दिन बिल्डिंग नहीं बनेगी तो कुछ हिस्सा हो सकता है, 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, आपने 2 फ्लोर यहाँ बना दिए, आपने 5 फ्लोर यहाँ बना दिए, 8 फ्लोर यहाँ बना दिए, और 8 के बाद पूरी की पूरी बिल्डिंग बन के यहाँ पे एकदम फिनिश है, यहाँ पे बिल्डिंग बन के तैयार है। तो बच्चों एक्चुअल इस कॉन्ट्रैक्ट में 4 साल में आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये कब पता चलेगा? आपको भी पता है सर, एक्चुअल प्रॉफिट तो हमें लास्ट में ही पता चलेगा। एक्चुअल प्रॉफिट कब पता चलता है बच्चों? एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट
लेकिन इंसानी फितरत है, यहां पे भी पूछेगा कि बताओ कितना प्रॉफिट हुआ, यहां पे भी पूछेगा कितना प्रॉफिट हुआ, और यहां पे भी पूछेगा कितना प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे बच्चों जो प्रॉफिट्स होते हैं, तो एक्चुअल में हम उन्हें प्रॉफिट बोलते ही नहीं है, हम उनको बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। ठीक है। अब नोशनल प्रॉफिट को निकालने का क्या तरीका होता है, आप सिंपल सा एक अकाउंट बना लेते हैं। इस अकाउंट को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में इधर मैं लिखता हूं टू मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, एक्सपेंसेस, जिसमें ऑल अदर एक्सपेंसेस आ गए बच्चों, जो भी खर्चे हो सकते हैं। तो ये सारे के सारा मटेरियल मटेरियल लेके मैं साइट पे जाके काम करने लग गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी WIP की, जो बन गया। अब बच्चों WIP की वैल्यू ना मैं अपने हिसाब से लिखूंगा, जैसे आप रॉ मटेरियल परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, ये सब लिखते हैं डेबिट साइड पे, फिर सेल्स में प्रॉफिट मार्जिन लगा के आप लिखते हैं। सिमिलरली बच्चों WIP के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है वर्क सर्टिफाइड और एक होता है वर्क अनसर्टिफाइड। आप वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड इनकी वैल्यू निकालते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपने सोचा था कि जितना भी काम होगा उसका 20% या 30% की वैल्यू होगी। तो आप बोलोगे कि सर कॉस्ट में अभी तक कॉस्ट का टोटल तो मेरा 100 है, लेकिन मैं सामने बोलूंगा कि भाई मेरे पास ना, अब मान लेते हैं बच्चों अभी तक यहाँ का टोटल है मेरे पास 100, 100 की कॉस्ट हो गई। तो मैं सामने वाले को कहता हूँ कि भैया आपको 120 का काम तो सर्टिफाई हो गया, 10 रुपए का काम अनसर्टिफाइड है। तो मैंने सामने वाले से कहा कि 130 रुपए का काम हो चुका है, तो वो जो 30 रुपए एक्स्ट्रा है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, वो है हमारा नोशनल प्रॉफिट, 30 रुपीज का। ठीक है। तो नोशनल प्रॉफिट क्या होता है, नोशनल प्रॉफिट की हमने जो खर्चे लिए हैं जो कि एक्चुअल होंगे, उसके कंपैरिजन में हमने कितने रुपए का काम कर दिया है। तो यहाँ जो अमाउंट है बच्चों, इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है। ठीक है। अब नोशनल प्रॉफिट जो भी है बच्चों, इसमें से ना एक हिस्सा हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं, इन दूसरे हिस्से को हम अपने रिजर्व्स में ले जाते हैं। अब आपको बस यही कंडीशन देखनी है कि P&L में कितना प्रॉफिट जाता है और रिजर्व्स में कितना प्रॉफिट जाता है। तो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो ट्रांसफर टू P&L के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले बच्चों आपको देखनी पड़ेगी वर्क कंप्लीशन रेशियो। वर्क कंप्लीशन रेशियो, वर्क कंप्लीशन रेशियो का मतलब क्या है कि आपने कितना काम कंप्लीट कर लिया। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों वर्क सर्टिफाइड अपॉन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है। इनटू 100। तो ये परसेंटेज में निकल जाता है आपके पास कि कितना आपने वर्क कंप्लीट कर लिया। और फिर आपको बताया जाता है कि अगर आपका वर्क कंप्लीशन रेशियो 0 से लेके 25% तक है, मतलब आपने हाफ काम भी पूरा नहीं किया, तो ट्रांसफर टू P&L होता है बच्चों निल। आप कोई भी प्रॉफिट को P&L में नहीं ले जाएंगे। वहीं अगर 25% से लेके आपने 50% तक, मतलब ऑलमोस्ट हाफ या लेस देन हाफ बट मोर देन 1/4 क्वार्टर से ज्यादा काम कर लिया, तो ये कहता है कि जो भी आपका नोशनल प्रॉफिट था बच्चों, उस नोशनल प्रॉफिट का 1/3 हम प्रॉफिट कंसिडर करके P&L में डाल देंगे। लेकिन आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत लंबा है, तो हो सकता है सामने वाली पार्टी पैसे ना दे आपको टाइम पे, बहुत ज्यादा पैसा देने में देरी करे। तो अगर सामने वाली पार्टी पैसा देने में देरी करेगी, तो इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, हम उसी प्रॉफिट को इस साल का प्रॉफिट मानते हैं जो कैश बेसिस पे हमें रियलाइज हो गया। तो उसके लिए आगे हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। इसके अलावा बच्चों जो तीसरा हमारे पास आता है ऑप्शन, वो 50% से लेके अगर हमारा वर्क 90% तक कंप्लीट हो गया, और अगर 90% से अबव है, तो बच्चों यहाँ जस्ट 1/3 की जगह 2/3 हो जाता है इनटू नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव एंड वर्क सर्टिफाइड। यहाँ पे कहता है अगर आपका 90% काम हो चुका है, तो पूरा का पूरा जो भी प्रॉफिट बन रहा है, उस प्रॉफिट को आप P&L में ले जा सकते हैं। ठीक है। ओके। तो अगर 90% से ज्यादा काम हो गया, तो उसको हम P&L में ले जा सकते हैं। और याद रखना बच्चों, अगर मैं P&L की बात कर रहा हूं, तो मैं एट द एंड ऑफ द ईयर की बात कर रहा हूँ, कि मैं यहाँ पे कहीं पे ये एंड पे बना रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। बाकी 10% काम बाद में होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। यहाँ तक का जो प्रॉफिट है उसको मैं पूरा का पूरा P&L में ले जा सकता हूँ। और आपको पता है बच्चों, आप तो नोशनल प्रॉफिट को पूरा का पूरा नहीं ले जा रहे हैं,
यहाँ आपने देखा नोशनल प्रॉफिट को बिल्कुल नहीं ले गए, तो सारा का सारा जो नोशनल प्रॉफिट है वो आपने कहाँ डाल दिया, रिजर्व्स फॉर कंटिंजेंसी में। ठीक है, तो इतना ही आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में या कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में पढ़ना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 में। लास्ट चीज बच्चों जो इससे रिलेटेड है वो है एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज का मतलब ये है बच्चों कि अगर हमारा जो इनपुट्स है, मैं रॉ मटेरियल लिख रहा था बट रॉ मटेरियल लिखने की जगह मैं लिखता हूं अगर हमारे पास कुछ इनपुट्स हैं बच्चों, उन इनपुट्स की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, तो हम अपना जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसको भी बढ़ा देंगे, हम अपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को भी बढ़ा देंगे। याद रखना एस्केलेशन क्लॉज कब रखता है, जब मैं अपने क्लाइंट से कहता हूँ कि सर मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, मैंने आपको ये प्राइस दिया है, बट ये प्राइस ना मैंने इस सिचुएशन के हिसाब से रखा है कि मार्केट में इनपुट के इतने इतने रहेंगी कॉस्ट। अब मार्केट में मेरे हिसाब से तो कॉस्ट नहीं चल सकती, हो सकता है मैंने सोचा था कि सस्ती रहेगी लेकिन बहुत महंगी हो जाए, उल्टा भी हो सकता है कि बहुत सस्ती हो जाए, सस्ती हो जाए तो मेरा प्रॉफिट, मैं सामने वाली पार्टी को कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन महंगी हो जाएगी तो मैं उनसे कहूंगा कि सर आप मुझे पे करो वरना मेरा तो भारी नुकसान हो जाएगा। तो अगर हमारे इनपुट की कॉस्ट किसी परसेंटेज से इंक्रीज होती है तो उस केस में बच्चों हम कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस को भी कुछ परसेंट से इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है बच्चों मेरे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 हो गया बच्चों। 5 मिनट का मैं ब्रेक रखता हूँ, फिर से शुरू करेंगे, 30 मिनट्स की क्लास और करते हैं। 5 मिनट का ब्रेक है, मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप में।